Hey guys, what's up? I hope you all are well. So welcome to our channel Brain Teaser Academy, a true learning at its 100% guarantee to clear prelims. On this platform, we are not only teach about UPSC and state PCS, but also for IIT, SSC CGL, UP TET, and other competitive exams as well. So, in our last video, we had discussed about company rule, that is 1773 to 1858, and in the important acts passed during this period. Now, we continue this chapter and discuss about British Crown Rule, when everything comes under British government. So here is a brief intro about me. I am Deepak Chaudhary. 2 years of experience in a reputed coaching in Rajendra Nagar, motivational speaker, educator at Brain Teaser Academy, and founder of Brain Teaser Academy UPSC. So here we start with the British Crown Rule, that is from 1858 to 1947. सो लेट्स स्टार्ट. सो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया की गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन की क्वीन जो थी उनके नाम से चलेगी, ऐसा डिसाइड हुआ था उस टाइम पे. और गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स लाए थे और उन एक्ट्स में क्या हुआ था, स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ फेंका था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनको हटा दिया था और रूल जो था अपने हाथ में ले लिया था, जैसे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था. सो अभी उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स पास किए थे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए खुद को. तो उनमें से ही पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द सिपोई म्यूटनी, नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो उसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है. और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि सिपोई म्यूटनी हुई थी उस टाइम पे हुआ था, उसी टाइम पे ये एक्ट लागू हुआ था. इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे, चेंज द डेस्टिनेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बैंक. ठीक है, तो गवर्नर जो था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल जो बंगाल का हुआ करता था या जो भी गवर्नर जनरल हुआ करता था, अभी तो इंडिया का हो गया था ना, तो इंडिया का जो गवर्नर जनरल था उसको वॉइसरॉय घोषित कर दिया था इंडिया का, जो कि किसके द्वारा इलेक्ट किया जाना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता था. ओके, और ऐसा ही पहला वाइसरॉय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था 1858 टू 62. और उन लोग क्या किए थे, डबल गवर्नमेंट जो था उसको फिनिश कर दिया था, उसको एंड अप कर दिया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें हुआ करते थे, डुअल गवर्नमेंट होती थी ना, उसको क्या कर दिया था इन लोग ने, फिनिश कर दिया था. क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो रूल बॉडी थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आते थे, तो बहुत सारा लोचा हो रहा था ना, समझ रहे हो ना. ऐसे इसी तरह से डुअल गवर्नमेंट जो थी उसको हटा दिया गया था. तो उसके बाद में सेक्रेटरी जो था स्टेट का, उसको मेंबर जो था ब्रिटिश कैबिनेट का, जो कि सीनियर लेवल पर्सनस हुआ करते थे ना उस टाइम पे, तो और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए होता था. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज, इसमें क्या होते थे, 15 मेंबर काउंसिल जो होती थी इंडिया की, उसको एस्टेब्लिश किया था इन लोग. और गवर्नर जनरल जो था वो एडवाइजरी होता था नेचर में, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो फाइनल डिसीजन मेकर होता था, दैट इज द चेयरमैन होता था. और जो गवर्नर जनरल की जो बातें हुआ करती थी, जो भी था वो एडवाइस दे सकता था सिर्फ, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो फाइनल डिसीजन लेता था. सो वॉइसरॉय जो थे वो रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को. ठीक है ना. और नेक्स्ट बहुत सारे एक्ट्स आए. तो अभी नेक्स्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 टू 1892, 1890, ऐसे कर करके बहुत सारे एक्ट्स आए. तो उनमें से फेमस हम 3 एक्ट उठाए, 1861, 1892 एंड 1909. ये एक्ट्स जो थे वो पास हुए थे 1857 के बाद में. ओके, सो पहला एक्ट लेते हैं सबसे पहले, ICA 1861, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बना, इसके फीचर्स अभी देखते हैं. फर्स्ट वन इज, इट मेड द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंट करना इन लोग स्टार्ट कर दिए थे अभी. और इन 1862 लॉर्ड कैनिंग जो कि उस टाइम पे वाइसरॉय था, उन लोग क्या किया था, 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन लोग शामिल किया था, जो कि कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. और सर दिनकर राव कौन थे, वो एक रेस्पेक्ट और एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे उस टाइम पे. तो ये 3 लोगों को रिप्रेजेंट किए थे इन लोग, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए थे. ठीक है ना. और इन लोग शुरुआत किए थे प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. तो पहले क्या किया था, पहले जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंस की, उनको क्या किया था इन लोग, छीन लिए थे ना, और किसको दे दिए थे, गवर्नर जनरल को दे दिए थे इंडिया के. तो अभी ये वापस से रिस्टोर किया था उन लोगों को,
उन लोग की पावर्स को, और प्रोवाइड किया था न्यू एस्टेब्लिशमेंट किया था उन लोग ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जिसमें कि बंगाल, न्यू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो होता था NWFP, एंड पंजाब को शामिल किए थे वो लोग, है ना, इस्टेब्लिश किए थे। और जो कि कब कब इस्टेब्लिश हुए थे, बंगाल को 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसको 1866 में, और जो अपना पंजाब था उसको 1897 में शामिल किए थे, एस्टेब्लिश किए थे। ओके। और जो ये लोग किए थे, इट एम्पावर्स द वाइसरॉयज टू इश्यू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो ये लोग क्या किए थे, वाइसरॉय जो था उसको पावर दे दी गई थी कि वो इश्यू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस। ठीक है ना, ऑर्डिनेंस मतलब होते हैं नियम। तो उनकी लाइफ कितनी होती थी, 6 मंथ होती थी ऑर्डिनेंस की, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता था, उसमें क्या होता था, मेंबर जो होते थे उनको पावर दी जाती थी एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए, या उनको इंचार्ज किया जाता था, है ना, इंचार्ज दे दिया जाता था कि एक या एक से ज़्यादा उनको संभालोगे आप लोग, इस तरह से होता था। और ये लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, कब किया था, 1859 में। नेक्स्ट इसके फीचर्स देखेंगे 1892 एक्ट के। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गिव देम द पावर्स टू डिस्कस द बजट। और इन लोग क्या किए थे, एडिशनल मेंबर्स को ऐड करे थे, कुछ मेंबर्स को ऐड करे थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उनको पावर दिए थे कि वो बजट भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले बजट नहीं डिस्कस कर सकते थे, ठीक है ना, अभी ये लोग डिस्कस कर सकते थे बजट। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, provincial legislative councils by the governors, recommendation of the district boards, municipalities, universities, etc. और ये लोग क्या किए थे, नॉमिनेट किए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, जिसको कि किसके द्वारा किया जाना था, गवर्नर्स द्वारा। और रिकमेंड कौन कौन कर सकते थे उन लोग को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, ये लोग उन लोगों को रिकमेंड कर सकते थे सिर्फ। और जो वर्ड इलेक्शन था वो उस टाइम पे नहीं आया था ना, यूज़ नहीं हुआ था कहीं पे भी कि इलेक्शन है या नहीं है, जो भी है वर्ड इलेक्शन कहीं भी यूज़ नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो फीचर्स क्या थे एक्ट के 1909 के, ये एक्ट को हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते थे। तो एक बात याद रखने की है, जो भी इस तरह के कोई भी नाम आते हैं ना, तो जो पहला नेम होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होएगा, और जो सेकंड वाला नेम आएगा वो कौन होगा, वाइसरॉय ऑफ स्टेट, ठीक है ना, वाइसरॉय होएगा। तो यहीं पे ऐसे ही, तो मोर्ले कौन हुआ, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ इंडिया का, और लॉर्ड मिंटो कौन हो गया, वाइसरॉय हो गया, ठीक है ना, ये याद करने वाली चीज़ है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 16। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स थे पहले वो 16 थे, और अभी वो कितने इंक्रीज कर दिए गए, 16 से 60 कर दिए गए। और एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाया गया मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टो मतलब, इसका मतलब होता है कि जो भी इलेक्शंस होंगे उनमें वो माइनॉरिटीज़ जो भी हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और मेंबर जो थे काउंसिल के उनको अलाउ किया गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। ओके ना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले इंडियन बन गए थे जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, और उन्होंने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था, एज अ लॉ मेंबर। द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म फॉर मुस्लिम मेंबर्स एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोर्स, ये भी हमने डिस्कस किया। ऑल्सो प्रोवाइड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार्स, इनके लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस दिखा दिए गए थे या कर दिए गए थे। नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। पहली बात याद रखिए, जो भी नोट्स हैं ना 100% गारंटीड क्लियर वाले नोट्स हैं, तो प्लीज़ अगर कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, और उसके बाद में नोट्स को अच्छे से जॉट डाउन कर लें और उन्हें आराम से पढ़ें। ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर वापस आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 on August 20, 1917 introduced first time responsible government of India Act of 1919 and came into force in 1921। ठीक है, 1919 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और लागू कब हुआ, 1921 में। इसको हम मॉन्टेक शेल्फ ऑफ रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मॉन्टेक मतलब बताया था ना मैंने पहले ही, जो भी पहला नाम होता था वो सेक्रेटरी होता था, और जो सेकंड नाम होता था वो वाइसरॉय होता था हमेशा। तो मॉन्टेक कौन हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेल्सफोर्ड कौन हुआ, वाइसरॉय हो गया इंडिया का। ठीक है, इस एक्ट के फीचर्स देखें तो क्या होते, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इन लोगों को अलग अलग पावर दिया गया था कि अपने अपने लिस्ट पे सब्जेक्ट्स के पे लिस्ट कर सकते हैं, आराम से लॉज बना सकते हैं, जो भी करना है आपको कीजिए।
फर्दर डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, और उसके बाद में भी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ट्रांसफर एंड रिजर्व। ओके, तो ट्रांसफर वाले में क्या होता था, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर देख रेख करता था उनकी, किसकी हेल्प से, मिनिस्टर्स वगैरह भी इसको रेस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और रिजर्व वाले में क्या होता था, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा एडमिट किया जाता और एग्जीक्यूटिव द्वारा, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करते थे। इसके लिए ड्यूअल स्कीम बनाया गया गवर्नेंस ने, जिसको हम डीआरसी बोलते हैं, और ये पहली बार लागू कब हुआ, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म, और डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में होंगे, ये पहली बार लागू हुआ, ठीक है ना। बाइकैमरलिज्म मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेस होंगे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, और जो भी दोनों हाउसेस लोअर और अपर हाउसेस जो थे उनके जो भी मेंबर्स होंगे वो किसके द्वारा चूज किए जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 of 6 members of Viceroy's Executive Council other than the Commander in Chief were to be Indians। तो जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स हुआ करते थे, उनमें से 3 जो हैं वो इंडियंस होंगे, लेकिन कमांडर ऑफ इन चीफ जो होगा वो इंडियन नहीं होगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट इलेक्टोर्स फॉर 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। ग्रांटेड फ्रेंचाइज दैट इज कंसेशन दिया गया किस किस को, पीपल्स को दिया गया, किसके बेस पे, प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, है ना। और क्रिएट किया गया हाई कमिश्नर ऑफिस, कहाँ पे, लंदन में, जो कि इंडिया का था, ठीक है ना। इंडिया के लिए हाई कमिश्नर ऑफिस कहाँ पे क्रिएट किया गया था, लंदन में क्रिएट किया गया था। Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants। सॉरी, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई 1926 में, और सेपरेट कर दिया गया पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से। प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ द लीगली कमीशन टू इंक्वायरी इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। तो उसको इंक्वायरी के लिए और रिपोर्ट किया गया, लेकिन इसको 10 साल लगे आने में, लागू होने में। ओके, इसके बाद में आते हैं हम इस साइमन कमीशन पे। साइमन कमीशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, जो भी लेक्चर्स अपन लाएंगे। तो अभी इसमें जितना है इंपॉर्टेंट पॉलिटी के लिए उतना हम रीड करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। सॉरी, साइमन कमीशन जो थी वो कब आई थी इंडिया में, 1927 में। ओके ना, अनाउंस हुई थी नवंबर में 1927 में, जिसमें कि 7 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसके चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930s, और इन लोग अपनी रिपोर्ट को सबमिट कब की, 1930s में स्टार्ट किए वो सबमिट करना। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स वाज सेपरेटेड एंड प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड, ठीक है। सॉरी, कम्युनल अवार्ड आया नेक्स्ट। तो अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो थे, जो कि ब्रिटिश के पीएम थे, अनाउंस किए स्कीम माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पे, जिनको हम कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। और एक एग्रीमेंट हुआ था लीडर्स ऑफ कांग्रेस के बीच में और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में, जिसको हम पूना पैक्ट बोलते हैं। रिटेन द हिंदू एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड गिव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। और उसमें क्या किया था, जो भी रिजर्व सीट्स थी वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके बाद में 1935 में, जिसमें कि 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थे। इसके फीचर्स क्या क्या थे, इन लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे पावर को सेंट्रल और यूनिट्स के बीच में 3 लिस्ट में। पहली लिस्ट हुआ करती थी फेडरल, जो कि सेंट्रल के लिए थी 59 आइटम्स के साथ में। सेकंड थी प्रोविंशियल लिस्ट, जो कि प्रोविंस के लिए थी, 54 आइटम्स थे जिसमें। और थर्ड थी कंकरेंट लिस्ट, जो कि दोनों के लिए थी, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, और वी कैन से इट एट प्रोविंस, जिसमें कितने आइटम्स थे, 36 आइटम्स थे टोटल। सेकेंड पॉइंट इज रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय। वाइसरॉय को रेजिडुअरी पावर्स दी गई। रेजिडुअरी पावर्स कौन सी पावर्स होती थी, जो कि कंप्लीटली ना तो फेडरल हुआ करती थी और ना ही यूनियन हुआ करती थी। इट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल टू कंट्रोल क्रेडिट ऑफ करेंसी। तो क्रेडिट ऑफ करेंसी को कंट्रोल करने के लिए उन लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश किए, और ये कब लागू हुआ था, 1937 में। और डिसकंटिन्यूड हुआ था, फिर से डिसकंटिन्यू हो गया 1939 में। ये लोग इंट्रोड्यूस किए बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, जो कि कौन कौन से थे, मद्रास, बिहार,
Assam, upper house and lower house. It provided for the establishment of not only of Federal Public Service Commission but also for the Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. और ये लोग क्या किए, सॉरी अगेन, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फॉर द, ठीक है, इन लोग क्या किए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए और प्रोविंसेस, ये किसके लिए थी, सेंट्रल लेवल के लिए, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए किसके लिए, प्रोविंसेस के लिए, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए किसके लिए, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। ओके, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट भी एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, 1937 में, और सेपरेट कर दिया गया बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोविंसेस, और उसके कौन कौन से प्रोविंसेस जो थे एस्टेब्लिश किए गए, सिंध एंड उड़ीसा। नेक्स्ट एक्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। नाउ फाइनली इंडिया आज़ाद हो गई थी अभी, तो जैन 20 1947 को ब्रिटिश पीएम जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन वुड एंड बाय जून 30 1948। तो जून 30 1948 को जो भी ब्रिटिश का रूल था वो ख़त्म हो जाएगा। माउंटबेटन पुट द पार्टीशन प्लान एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। और माउंटबेटन ने क्या किया था, पार्टीशन प्लान रखा था जो कि एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग द्वारा। इसके फीचर्स क्या क्या थे, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल, प्रोवाइड पार्टीशन टू पाकिस्तान, नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947। इसके फीचर्स ये थे कि पहला फीचर था ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया गया था, पार्टीशन कर दिया गया था पाकिस्तान का, इंडिया से पाकिस्तान का, और कोई भी एक्ट जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का 15 अगस्त 1947 के बाद लागू या पास नहीं होगा। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बन चुके थे, डोमिनियन मतलब फ्री इंडिया के फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बन चुके थे, और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको फर्स्ट पीएम बना दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। तो पहली बार जो पार्लियामेंट था इंडियन फ्री इंडिया का वो 1946 में एस्टेब्लिश हुआ या कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो बना गया, जो भी कह सकते हैं हम। तो अभी हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है और हम देखते हैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के, ठीक है ना। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का रेजोल्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, 22 जनवरी 1947 को। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया ऑफ इंडिया। तो कितनी थी, 15 थी, सब जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, हु सेड दिस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है, ये किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। सॉरी अगेन। डिफर्डमेंट ऑफ एडल्ट फ्रांचाइज फॉर 15 ईयर्स was एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, किसने कही थी, मौलाना आज़ाद द्वारा किया गया था। द स्टेट एम्बलम वॉज एडप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को स्टेट एम्बलम जो है वो अडप्ट हुआ था, ठीक है ना। इन विच ईयर वॉज जनगण मन अडप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो जनगण मन को नेशनल एंथम इंडिया का कब अडप्ट किया गया था, 1950 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज सिलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ से इलेक्ट किया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा। पहले वाइस चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के ओनली मेंबर कौन थे, कांग्रेस मेंबर के.एम. मुंशी। रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स के वी.टी. कृष्णमाचारी। चेयरमैन कौन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के, वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर। तो रूल ऑफ प्रोसीजर की कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन। स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एंड प्रोविंशियल कम्युनिकेशन कम्युनिटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस कमेटी हैज़ 2 कमिटीज़, ठीक है। इस कमेटी के अंडर भी 2 कमिटीज़ आती थी, जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ कमिटीज होती थी और माइनॉरिटीज़ ऑफ कम्युनिटी होती थी। तो उस पहली वाली के हेड कौन थे? फंडामेंटल राइट वाली के JB कृपलानी, और माइनॉरिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ के हेड कौन थे? कमिटीज़ के HC मुखर्जी। ये याद करने वाला पॉइंट है, इसको एक बार और देख लेना। सो अभी हमारा चैप्टर फिनिश हुआ एंड कल हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करके आएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ें, प्लीज़ नोट्स को अच्छे से कवर करें, अच्छे से जॉट डाउन करें, क्योंकि ये नोट्स ही आपके UPSC क्लियर कराने में आपके हेल्प करने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अच्छी लगी हो प्लीज़ तभी करना, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच।